गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज की ये हमारी क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि अभी एआईबी का एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है। उस एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन आते हैं। आज इस क्लास में मैं आपको 50 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि एआईबी के एग्जाम में आ चुके हैं प्लस आ सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित तिथि से प्रवर्त हुआ था। सभी को पता है क्योंकि ये डेट हमारी प्रीएम्बल में भी मेंशन की हुई है, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? प्रवर्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान नागरिकों के अधिकारों एवं निम्नलिखित की शक्तियों के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। किनके मध्य ये संतुलन बिठाता है? तो सरकार के मध्य बिठाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कंपनीज का कोई रोल नहीं है, न्यायिक निकाय जुडिशियल बॉडीज का और नैसर्गिक व्यक्ति का नहीं है, तो सरकार के मध्य संतुलन बिठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एससी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एसटी आरक्षण या अल्पसंख्यक आरक्षण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। अब इसका एक क्वेश्चन और ये भी आ सकता है कि ये जो 105वां संशोधन किया था, इसका ईयर क्या है? तो ईयर भी आपसे पूछ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, भारत को निम्नलिखित होना घोषित करती है। क्या क्या चीजें प्रीएम्बल में बताई गई है वो हमसे पूछ रहे हैं कि संप्रभु, समाजवादी, प्रजातांत्रिक और गणराज्य, या संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। तो मतलब ये नीचे वाली सारी चीजें जो है हमें प्रीएम्बल में बता रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से क्या मतलब है? देखो, जब भी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की, मैंने आपको एक रिट की वीडियो बताई थी, वहां पे 5 रिट मैंने आपको बताई थी और एकदम शॉर्ट पॉइंट से बताई थी कि इस तरीके से आप उनको याद कर सकते हो। अगर वो वीडियो रिट वाली नहीं देखी है तो चैनल पे जाके रिट वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये 5 रिट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप शरीर प्राप्त कर सकते हैं, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार के बारे में नहीं है, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करना नहीं, कुछ कार्य करने से विरत रहना नहीं, आप शरीर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से बंद करके रखा है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है कि उस व्यक्ति को छोड़ा जाए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से प्रवर्त हुआ था? देखो, ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 से पहले हम लॉज की एक लाइन पढ़ते थे कि इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल हो गया। अब इसमें देख लो, 31 अक्टूबर 2019 कहां पर दी हुई है? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 31 अक्टूबर 2019 का ये अमेंडमेंट आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी विनिश्चय को अगर किसी विनिश्चय की पूर्विकता में निम्नलिखित में से संबंधित प्रश्नों पर अनुसरित किया जाना है: नैसर्गिक न्याय, वैधानिकता, औचित्य या वैधता। देखो, अंग्रेजी विनिश्चय की बात कर रहा है तो इसमें हम जुडिशियल नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट होता था कि जब हमारे पास कोई लॉ नहीं होता था जजमेंट के लिए, डिसाइड करने के लिए, तो हम नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते थे। न्याय, साम्य, सद्विवेक और कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, सुनवाई का अवसर देना, ये सारी चीजें नेचुरल
नेचुरल जस्टिस में काउंट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी विनिश्चयों पर निम्नलिखित का कार्यान्वयन करने का कुछ प्रभाव होता था। अब ये जब अपने अमेरिकी विनिश्चय करते थे, डिसीजन करते थे, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ता था? आर्टिकल 14 पर पड़ता था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति की पहचान करनी है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। इनमें से देख लो आप, संविधान सभा के वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी नहीं थे। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां विधायिका ने गुप्त पर प्रत्यक्ष रीति में अपनी विधायी शक्तियों का उल्लंघन किया है, तो ये निम्नलिखित जानी जाती है। जब विधायी शक्तियों के उल्लंघन की बात आए तो किन नाम से जानी जाती है? शक्तियों का आभासी प्रयोग। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का अमेंडमेंट था 106वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो 106वां संशोधन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 106वां जो नारी वंदन संशोधन अधिनियम था 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में परिसीमन के बाद कितने परसेंट आरक्षण रिजर्व किया था? तो इसमें 1 तिहाई भाग और 33%। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106वां संशोधन 2023 में हुआ, कितने परसेंट इसमें आरक्षण दिया था? तो 1/3 या 33% इसमें आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कि जब संविधान के दो प्रावधान एक दूसरे के साथ असंगत प्रतीत होते हो तो उनका अर्थान्वयन अवश्य किया जाना चाहिए। देखो, जब दो लोग दो पॉइंट अलग अलग है तो उनका इंटरप्रिटेशन हमें सामंजस्य बिठा के करना होता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सामंजस्य पूर्ण रीति से करना चाहिए जब दो प्रावधान एक दूसरे से असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यायालय किसी विद्यमान विधि की वैधता का निर्धारण कर सकता है किंतु एक प्रस्तावित विधि के अधिकार के प्रश्न पर न्याय निर्णय नहीं कर सकता। एकदम सही बात कर रखी है। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो बात बताई है कि ये सही है या गलत है, तो ये बात एकदम शुद्ध है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जहां एक संविधि मतलब एक अधिनियम की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, को मौलिक अधिकार के उल्लंघनकारी के रूप में चुनौती दी जाती है तो न्यायालय को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित अधिनियम के प्रावधानों का सनिरीक्षण करना चाहिए कि जब किसी लॉ को अगर चुनौती दी जा रही है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन या इनसे संबंधित, तो कोर्ट को किस चीज का निरीक्षण करना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं किया है, संशोधन का उल्लंघन नहीं किया। देखो, मौलिक अधिकारों के उल्लंघनकारी की बात कर रहे हैं तो यही देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो उसी के वायलेशन के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आज की क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो फटाफट जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट अपना आंसर नोटबुक में नोट कर लो या कमेंट्स में भी बताते जाओ। लास्ट में आप ये भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संवैधानिक प्रावधान का कोई खंड शेष धारा से भिन्न, पृथक और पृथक्करणीय है, एक ही बात है कि अगर एक संविधान का प्रावधान दूसरी धारा से पृथक है तो ऐसा खंड अकेले शून्य होगा और धारा का शेष भाग वैध होगा। सही बात कर रहे हैं। ऐसा खंड और धारा का शेष भाग भी शून्य करनी होगा, वॉइडेबल की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा खंड शून्य होगा और धारा का शेष भाग शून्य करनी है, वॉइडेबल की बात नहीं की गई है। ऐसा खंड वैध होगा और धारा का शेष भाग शून्य होगा, नहीं। देखो, जब कोई सेक्शन का कोई एक
पार्ट जो होता है वॉइड होता है, शून्य होता है, तो उस शून्य वाले भाग को अलग कर दो और बाकी सेक्शन को एज इट इज रहने दो। अगर उनका सेपरेशन किया जा सकता है तो सेपरेट कर दो, अगर सेपरेशन नहीं किया जा सकता तो पूरे ही लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा खंड अकेले शून्य होगा और धारा का शेष भाग वैलिड माना जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, तो आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संविधान का डैश 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 के अधीन हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। कौन से आर्टिकल में बात करते हैं कि हाई कोर्ट जो है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट पे सुपरविजन रखता है? तो आर्टिकल 227 में पढ़ते हैं, क्योंकि 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट पढ़ते हैं, 226 हाई कोर्ट की रिट पढ़ते हैं और 227 में हाई कोर्ट क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट पर सुपरविजन रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था? ये जो 15 का क्लॉज 6 है और 16 का क्लॉज 6 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103वां संशोधन हुआ था 2019 का, उससे इसको ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का संविधान के संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करना है आपको। अशुद्ध या गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो देखना है। सॉरी, राज्य संविधान से अपना अस्तित्व व्युत्पन्न करती है और नागरिकों के अधिकार केवल संविधान से निकलते हैं। सरकार का प्रत्येक अंग, चाहे वह एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, जो संविधान द्वारा नियंत्रित है। संविधान देश की सुप्रीम विधि की विरचना करता है और अन्य सभी विधियां इसकी अधीनस्थ है। एक अधिनियमित का अस्तित्व में बने रहना अनुज्ञात किया जा सकता है, भले ही यह किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती हो। क्यों भाई? अगर ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई प्रोविजन हमारे लॉज को इनकंसिस्ट करता है, उल्लंघन करता है, तो हम उसको अस्तित्व में क्यों रखेंगे? तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है कि ऐसे लॉ को अस्तित्व में रहना जरूरी नहीं है जो हमारे राइट्स का, हमारे लॉज का वॉयलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और निम्नलिखित के संबंध में एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक माना जाता है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संविधान में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले एक ही शब्द तात्पर्य है। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही वर्ड को बार बार यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग सेम ही निकलता है, हर बार उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले एक ही शब्द का तात्पर्य उसी अर्थ में लिया जाता है, बार बार उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का संविधान का आर्टिकल 20 क्लोज 2 दोहरे दंड से निषेध करता है, जिसका तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल जियोपार्डी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 20 क्लोज 2 में पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। तो ढूंढ लो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसमें से तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। डबल जियोपार्डी कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं, या आर्टिकल 20 क्लोज 2 किस बारे में बात करते हैं, या डबल जियोपार्डी का या दोहरे दंड से संरक्षण का क्या मतलब है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी का मीनिंग उस क्वेश्चन से क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने वाले आदेश का
अर्थान्वयन इंटरप्रिटेशन निम्नवत अवश्य किया जाना चाहिए। जब फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने वाला कोई ऑर्डर है तो उसका इंटेंशन हमें दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, दृढ़ तरीके से करना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विधायिका के प्राधिकार के अधीन कार्यपालिका द्वारा विरचित विधि निम्नवत जानी जाती है। देखो, जब लेजिस्लेचर के अथॉरिटी के अधीन कोई एग्जीक्यूटिव द्वारा विरचित विधि निम्नवत जानी जाती है। सर्वोच्च विधि नहीं होती, अधिनियमित विधि नहीं होती, अधीनस्थ या प्रतिनिहित विधायन माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक भी नहीं माना जाता, अधीनस्थ या प्रतिनिहित माना जाता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव द्वारा विरचित लॉ की बात कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27, बेगार से क्या तात्पर्य है? देखो, बेगार का मतलब होता है कि आप विदाउट कुछ पारिश्रमिक दिए उसकी इच्छा के बिना काम करवा रहे हो। देखो, भुगतान के बगैर स्वैच्छिक कार्य, भुगतान के बगैर अनैच्छिक कार्य, मतलब कि आप भुगतान भी नहीं कर रहे हो और उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो, तो ये बेगार माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश 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 का खंड 1 एवं 2 में उपस्थित शब्द शून्य एवं समस्त व्यवहारिक प्रयोजन हेतु वही अर्थ होता है। देखो, शून्य की बात की गई है हमारे आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 ए ऑप्शन करेक्ट है कि आर्टिकल 13 के खंड 1 एवं 2 में उपस्थित शून्य का समस्त व्यवहारिक प्रयोजन हेतु अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित आधारों में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? इमरजेंसी प्रोविजन हम किस बेस पे कर सकते हैं? राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता पर, भारत के वित्तीय स्थायित्व का खतरा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत की सुरक्षा को खतरा, या बी और सी दोनों के द्वारा। देखो, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्होंने ये क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन दे दिए, लेकिन यहाँ पे हमारा ओनली सी ऑप्शन होगा कि किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्यापार, वाणिज्य और संविधान का आर्टिकल 301 के अधीन स्वीकृत अंतःक्रिया की स्वतंत्रता के प्रसंग में व्यापार से क्या तात्पर्य है? व्यापार का मतलब जो माल आपने लिया है उसका परचेज करना, उसका सेल करना, तो मालों का क्रय और विक्रय करना। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल सेक्शन 32, भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए प्रावधान करता है। एकदम सही है। यद्यपि निम्नलिखित का दृढ़ सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। कौन सा सिद्धांत यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाता है? तो याद कर लो, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बात कर रहे हैं, यदि एक नागरिक के द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एक सिटीजन ये कह रहा है कि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब माना जाएगा? कि ऐसे अधिकारों को निलंबित किया माना जाएगा? नहीं। ऐसे अधिकारों को अंतर्वर्लित किया माना जाएगा? नहीं। ऐसे अधिकारों को समय बीतने के साथ समाप्त नहीं माना जाएगा। ऐसे अधिकारों का कोई प्रभाव नहीं होता और वे सदा अस्तित्व में रहते हैं। कोई भी अगर ये कहता है कि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को मानता ही नहीं हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि उसके लिए फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाएंगे। नहीं, वो फंडामेंटल राइट्स वैसे ही एज इट इज अस्तित्व में रहेंगे, भले वो व्यक्ति उनसे डिनाई ही क्यों ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किसी पद पर नियुक्ति हेतु अवसर की समानता निम्नलिखित में से किसके द्वारा गारंटी दी गई है? अब देखो, अवसर की समानता हमें कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल 16 के क्लोज 1 में पढ़ते हैं। डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में कोई संशोधन अनुमन्य है बशर्ते कि संविधान की आधारभूत संरचना और इसका ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आप संविधान में संशोधन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हिला सकते हो, तो यहाँ पे उसको परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 35, विधि का शासन से तात्पर्य है। अब देखो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, तो रूल ऑफ लॉ में इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, सही है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी स्तर का हो, या शर्त यह है कि वह साधारण न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन कोर्ट के अंदर वो छोटा या आम इंसान ही माना जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है तो यहाँ पे मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी बोथ आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी संवैधानिक प्रावधान की भाषा स्पष्ट और संरक्षित है और इंटेंशन को अभिव्यक्त करती है तो वह गुंजाइश नहीं है कि उसी का निर्वचन करने के लिए, उसी में दर्थैतिकता की खोज करने के लिए, किसी का अवलंब लेने और उसी का अर्थान्वयन करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है जब किसी लॉ की लैंग्वेज एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, तो कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं साधारण खंड अधिनियम 1897 संविधान का निर्वचन करने हेतु आर्टिकल के द्वारा प्रयोज्य बनाया गया है। कौन से आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 367 का क्लॉज 1 ये हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, संविधान का आर्टिकल 24 फैक्ट्रियों एवं परिसंकट में नियोजन में डैश 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 से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 24 में 14 साल से कम के बच्चों को ऐसे हजार्डस प्लेसेस में रहने के लिए मना किया है, प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संविधान का आर्टिकल 72 के अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके लिए सशक्त है? राष्ट्रपति क्या क्या काम कर सकता है आर्टिकल 72 में? किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, सही है। किसी अपराध का दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड में कमी कर सकता है, ये भी सही है। किसी अपराध का दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंडादेश को निलंबित और कम कर सकता है, एकदम सही है। तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 में ये चीजें कर सकता है, व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, पनिशमेंट को कम कर सकता है, पनिशमेंट को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा गारंटी किए गए जीवन का अधिकार से मात्र भौतिक अस्तित्व तात्पर्य है, से केवल भौतिक अस्तित्व बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी तात्पर्य है, जीविका का अधिकार को सम्मिलित करती है। अब संविधान द्वारा जीवन के अधिकार में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है कि केवल भौतिक अस्तित्व बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने की बात भी करता है और जीविका का अधिकार भी हमें देता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 या अधिक व्यक्तियों का एक जमाव विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है, तो यहाँ पे कब हो सकता है? जब वह विधि की आदेशिका का निष्पादन या प्रतिरोध करता है, कोई रिष्टि कारित करता है, या सर्वनिष्ठ उद्देश्य एक व्यक्ति को करने के लिए विवश करता है जिसको करने के लिए विदित हकदार है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। सारी ही चीजें हम अनलॉफुल असेंबली में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान का निर्वचन निम्नलिखित के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? तो भाषा में प्रयुक्त शब्दों का साधारण और स्वाभाविक अर्थ प्रदान करते हुए आपको क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 में ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो आर्टिकल 265 में ये बात की गई है। आर्टिकल 265 में 43 का क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज 6 किसी वृत्ति का व्यवहार करने, वृत्ति व्यवसाय व्यापार करने के लिए निम्नलिखित के अत्यधिक अधिकार प्रदान करती है। देखो यहाँ पे जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज 6 है जो हमें बिजनेस की बात करते हैं, ये जनहित में है, सही है। किसी वृत्ति का व्यवहार करने, वृत्ति व्यवसाय या संचालन करने हेतु या तकनीकी योग्यता विहित करना, ये भी सही है। राज्य को नागरिकों के अपवर्जन के साथ कोई व्यापार, व्यवसाय या संचालन करने के लिए समर्थ बनाना,
सारे ही ऑप्शन सही है, तो सभी को आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज 6 में ये राइट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 राजा संसद के अधिनियम द्वारा आबद्ध है। अब देखो ये बात कर रहा है कि जो देश का राजा होता है, जो देश को संभालने वाला होता है, संसद के अधिनियम द्वारा आबद्ध है। कब? जब जन अधिकारों के संरक्षण और सार्वजनिक दोषों का दमन करने के लिए बनाए जाते हैं और राजा के स्थापित अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करती है, या जन अधिकारों के संरक्षण और सार्वजनिक दोषों का दमन करने के लिए बनाया जाता है और राजा के स्थापित अधिकारों के साथ हस्तक्षेप नहीं करती है, या जन अधिकारों का संरक्षण और सार्वजनिक दोषों का दमन नहीं करती और राजा के स्थायित्व अधिकारों के साथ साथ हस्तक्षेप करती है। राजा इस प्रकार आबद्ध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है कि जन अधिकारों के संरक्षण और सार्वजनिक दोषों का दमन करने के लिए बनाया जाता है और राजा के स्थापित अधिकारों के साथ वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को संपत्ति के स्वामित्व को से वंचित करने के लिए सशक्त करती है? तो आर्टिकल 30 से 31, ये दोनों आर्टिकल की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का नहीं है, संपत्ति नहीं आता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और एकता, स्वतंत्रता, समानता, एकता और बंधुता। तो हमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि न्याय, स्वतंत्रता की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, एकता की और बंधुत्व की बात की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, देखो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारा देश अब अपनी नीतियां, अपने रूल्स खुद बना सकता है, उसको किसी बाहर के लोगों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अपने लिए वो खुद नियम बना सकता है। तो इस चीज को अपने बोलते हैं संप्रभुता, सोवरेनिटी, जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित किए गए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट को पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी थे। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आभासी विधायन का सिद्धांत क्या मतलब होता है? कहता है कि आप अप्रत्यक्ष नहीं कर सकते जो आप प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते, विधायिका की अक्षमता को संबंधित करती है, या इसका बुरे विश्वास या बुरे हेतु से कुछ लोगों का लेना देना नहीं है। सही बात कर रहे हैं, चार ऑप्शन, तीनों के तीन ऑप्शन करेक्ट है कि जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उस काम को इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। आज से देखा जाए तो एआईबी के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 17 से 18 दिन है। मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी सब्जेक्ट एआईबी में आते हैं उनसे रिलेटेड 100 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के मैं करा पाऊं। लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल हो सकेगी कि इस वीडियो को आप इतना स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो, इतने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि वो चीज मैं देखकर आगे और मोटिवेट होके आपके लिए एआईबी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। तो वीडियो कैसी लगी है उसके लिए लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।